ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, ये संपादकीय पाठ, ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिल जाती है, तो इन्हें आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा। शिक्षा प्राप्त करने की 3 आधार स्तंभ हैं: अधिक निरीक्षण करना, अधिक अनुभव करना और अधिक अध्ययन करना। एक कैथराल ने कहा है। अंकों की होड़ में गुम होता बचपन। आजकल आप देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे अच्छे अंक नहीं आ रहे हैं तो आत्महत्या भी कर ले रहे हैं, वो डिप्रेशन, अवसाद में, एंजाइटी में चले जा रहे हैं। तो उसी को लेकर ये बातें हो रही हैं। तो आप देखेंगे कि अधिकतर अधिकतर बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे आ गए हैं। परिणाम देख सुनकर कहीं बधाइयों का तांता लगा है तो कहीं सन्नाटा पसर गया है। कोई यह सोचने को तैयार नहीं है कि किसी भी तरह की परीक्षा जिंदगी को अंतिम परीक्षा नहीं होती है, ना ही किसी एक परीक्षा के नतीजे पर सब कुछ निर्भर करता है। जीवन हमेशा अवसर देता है और कई बार देता है। अंततः ज्ञान और प्रतिभा ही मायने रखती है और इन्हीं पर जीवन को की स्थायी सफलता और विफलता निर्भर करती है। समाज में पर्याप्त ऐसे दृष्टांत देखने को मिलते हैं कि बोर्ड परीक्षाओं में कम अंक लाने या फिर प्रतियोगी परीक्षाओं में मिली प्रारंभिक विफलता के बाद भी धैर्य और निरंतरता के साथ किए गए परिश्रम अंततः फलदायी सिद्ध होते हैं। मगर ऐसे तमाम दृष्टांतों के बावजूद बोर्ड एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के दबाव तथा तनाव में एक और गुम होता बचपन दिखाई देता है, दूसरी ओर एन कैन पिकरेन उत्तीर्ण होने और अधिक से अधिक अंक बटोरने का उतावलापन भी दिखाई पड़ता है। मैं आप लोगों से कहता हूं ना कि 1000 बार आप फेल हो रहे हैं, गिर रहे हैं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप उन्हें सुधार करिए। जिन गलतियों की वजह से आप असफल हो रहे हैं, गिर रहे हैं, और आगे बढ़िए। अगर ये सब करेंगे तो जीत आपकी तय है। और आप सभी जानते हैं कि सिविल सर्विस में क्या योग्यता रखी गई है, शैक्षिक योग्यता, कि आपके पास आप डिग्री होनी चाहिए, पास होना चाहिए। उसमें ये नहीं कहा गया कि फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए, सेकंड डिवीजन होना चाहिए, केवल पास होना चाहिए। तो समझ सकते हैं कि अंकों का कितना मतलब है। तो अंकों के पीछे इतना मत भागिए, अपनी तरफ से 100% दीजिए और जितना जो भी रिजल्ट आए उसे स्वीकार करिए। मैं कहता हूँ अनुशासन में रहकर आप लोग पढ़ाई करिए, ये भी हमेशा याद रखिएगा। और मौत, मैं कह रहा हूँ, किसी भी समस्या का समाधान हो ही नहीं सकता है। प्रश्न है कि क्या कागज के एक टुकड़े भर से किसी के ज्ञान या फिर व्यक्तित्व का समग्र आकलन मूल्यांकन किया जा सकता है? क्या किसी एक परीक्षा की सफलता असफलता पर ही भविष्य निर्भर करता है? जीवन की वास्तविक परीक्षाओं में ये परीक्षाएं कितनी सहायक हैं और इन्हें जाने विचारे बिना अंकों के बीच बद हवास होकर दौड़ने की प्रवृत्ति दिनों दिन बढ़ रही है और अधिक प्राप्तांक को ही सफलता की एकमात्र कसौटी मानने से सामाजिकता, संवेदनशीलता और रचनात्मकता जैसे गुणों या फिर मूल्यों की कहीं कोई चर्चा ही नहीं होती है। यदि किसी विद्यार्थी के प्राप्तांक कम है पर वह नैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक और व्यवहारिक कसौटियों पर खरा उतरता हो तो क्या वह यह सब उसकी योग्यता का मानदंड नहीं होना चाहिए? क्या उसके संवाद कौशल और नेतृत्व क्षमता, सेवा भाव, प्रकृति, परिवेश के प्रति सजगता आदि का आकलन नहीं किया जाना चाहिए? पिछले 100 वर्षों की मानवीय उपलब्धियों पर यदि नजर डालें तो मानवता को दिशा देने वाले, बड़े कारनामे करने वाले लोग विद्यालय परीक्षाओं में सर्वोच्च अंक लाने वाले लोग नहीं थे, बल्कि उनमें से कई तो तत्कालीन शिक्षण तंत्र की दृष्टि में कमजोर या फिसड्डी थे, और जबकि समाज को लेकर उनका ज्ञान विशद और दृष्टिकोण व्यापक अवश्य था। और अंकों की अंधी दौड़ का हिस्सा बनने से उचित क्या यह नहीं होता है कि हम इस पर गहरी चिंतन और व्यापक विमर्श करते कि क्योंकि हमारे शिक्षण संस्थान वैश्विक मानकों की कसौटी पर खरे नहीं उतरते हैं? क्या हमारे शिक्षण संस्थान एवं विश्वविद्यालयों में मौलिक शोध और वैज्ञानिक व्यवहारिक दृष्टिकोण का अभाव परिलक्षित होता है? क्या हमारे शिक्षण संस्थान अभिनव प्रयोगों, नवोन्वेषी पद्धतियों, विश्लेषण परक प्रवृत्तियों को बढ़ावा नहीं देते? क्या हमारे शिक्षण संस्थानों से निकले अधिकांश विद्यार्थी आत्मनिर्भर और स्वावलंबी नहीं बन पाते हैं? क्यों उनमें कार्य अनुकूल दक्षता और कौशलता की कमी देखने को मिलती है? क्यों वे साहस और आत्मविश्वास के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना नहीं कर पाते हैं? और अंकों की प्रतिस्पर्धा का आत्मघाती दबाव दुखद है। इस दबाव में बच्चे सहयोगी बनने की अपेक्षा परस्पर प्रतिद्वंदी बन रहे हैं। ऐसी अंधी प्रतिस्पर्धा कुछ के अहंग को सेक देकर उन्हें एकाकी और स्वार्थी बनाते हैं, तो कुछ आप देखते हैं कि कुछ को अंतहीन कुंठा के गर्त में धकेलती हैं। यह तथ्य है
ये तथ्य है कि प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या में व्यक्ति प्रकृति में सर्वत्र व्याप्त सहयोग, सामंजस्य और सौंदर्य को विस्मित कर बैठता है। प्रतिस्पर्धा करते करते वह अपने अपने आप देखते हैं कि घर, परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति भी प्रतिस्पर्धी भाव रखने लगता है। कई बार तो वह अपनों के प्रति भी कटु और कृतघ्न हो उठता है। मगर विडंबना है कि हम उसे बचपन से ही दूसरों को पछाड़ने की सीख दे रहे हैं, जबकि हम साथ, सहयोग और सामंजस्य की सीख देनी चाहिए। जीवन एक संघर्ष है, उससे कहीं अधिक आवश्यक है कि यदि जानना समझना कि जीवन सहयोग और संतुलन की सतत साधना है। अंकों की गलाकाट प्रतियोगिता वाले इस दौर में सफलता के सब्जबाग दिखाते हैं और सपने बेचते कोचिंग संस्थान एक अलग बेईमानी करते हैं और बे अभिभावकों से सफलता का सौदा करते हैं। सफल अभ्यर्थियों के चमकते दमकते सितारा चेहरों, बड़ा चढ़ाकर किए गए दावों के पीछे भी तमाम विफल अभ्यर्थियों की अंतहीन सूची और उनके दर्द नहीं दिखाते हैं। सजे कालीन के पीछे के स्याह कटु सत्र को कौन देखे दिखाए, और रातों रात करोड़पति बनने या अच्छा जाने की मानसिकता हमारी सोच समझने की सहज शक्ति को भी कुंद कर देती है। भ्रामक प्रचार प्रसार या फिर आक्रामक विज्ञापनों के जरिए भोले भाले मासूम और उनके लिए अपनी पलकों की कोरों में अब सबने सजाए तमाम अभिभावकों को बहलाया फुसलाया जाता है। कई बार तो अभिभावक अपने बच्चे की रुचि और क्षमता का विचार किए बिना अपने सपनों का बोझ जाने अनजाने उसके कोमल हाथों कंधों पर डालने की भूल कर बैठते हैं। बच्चे उनके सपनों का भार ढोते ढोते अपना सहज स्वाभाविक बचपन और जीवन तक भूल जाते हैं। एक बात आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग ये पूछते भी रहते हैं कि भैया किस कोचिंग से हमें कोचिंग लेनी चाहिए, नाम बताइए। मैं हमेशा कहता हूं कि ऐसी कोचिंग के पास आप लोग ज्वाइन करिए, जाइए जो आपके एग्जाम के लेवल का पढ़ा है, आपको एक लेवल दे, समझ रहे आप लोग। वरना हर कोचिंग आप देखते हैं बेवकूफ बनाने में लगी हुई है कि बड़े बड़े दावे कर देगी, और हर टॉपर का, आप टॉपर जो भी सिलेक्टेड होते हैं, आप यूपीएससी की बात कर लीजिए, सिविल सर्विस की, जितने भी टॉपर रहते हैं हर कोचिंग में आपको उनकी फोटो देखने को मिल जाती है और बड़ी बड़ी बातें देखने को मिल जाती हैं। और हमने इस कोचिंग से ऐसे ज्वाइन किया था, ऐसे ज्वाइन किया था। मैं कह रहा हूं कि आपका अनुशासन में रहकर खुद से सेल्फ स्टडी करना बहुत मायने रखता है, और आपकी दिलचस्पी जिस क्षेत्र में उस क्षेत्र में जाइए। किसी के दबाव में, किसी को देखकर ये मत करिए लीजिए कुछ भी। बच्चे कुछ और भी कर सकते थे, कुछ बेहतर बन सकते थे, लेकिन भेड़चाल के कारण उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं की अंतहीन दौड़ और भीड़ में धकेल दिया जाता है। अगर वे सफल हुए तो ठीक, पर विफल हुए तो जीवन भर वे उस विफलता की ग्लानि से बाहर नहीं निकल पाते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि आपको क्या बनना है ये आप तय नहीं कर रहे हैं, आपकी दिलचस्पी किसमें है ये आप नहीं देख रहे हैं। सामने वाले परिवार, समाज, माँ बाप ये तय कर रहे हैं कि हमारा बेटा आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, किस क्षेत्र में जाएगा। आजकल तो आप देखिए खेल के क्षेत्र में, मैं कहता हूं अगर बच्चे की दिलचस्पी है तो उसे खेल ले दीजिए, उसमें भी अच्छा कैरियर बनाया जा सकता है। और फिर उनके उनके होंठों से सहज हास और जीवन में से आंतरिक आनंद उल्लास गायब हो जाता है। समाज और संस्थाओं को सोचना होगा कि ये बच्चे या फिर विद्यार्थी उत्पाद ना होकर जीते जागते मनुष्य हैं। इसलिए अपनी संततियों को अंकों की अंधी प्रतिस्पर्धा एवं अंतहीन दौड़ में झोंकने बजाय उनके समग्र, संतुलित और बहुआयामी व्यक्तित्व के विकास पर ध्यान देना होगा। बच्चे नंबर बटोरने की मशीन नहीं है, हर बच्चा एक किताब नहीं है, एक पूरी दुनिया है और जिसमें कई सपने और संभावनाएं हैं। हर बच्चे में कोई ना कोई प्रतिभा या मौलिक विशेषता होती है, बस उसे पहचानने या सही दिशा देने की जरूरत है। कई बातें समान होते हुए भी हर बच्चा अलग है, उसकी सोच, रुचि, प्रवृत्ति, पृष्ठभूमि और प्रतिभा भिन्न भिन्न है। बच्चे को उसी क्षेत्र में निखारना और मांझना चाहिए जिसमें उसकी रुचि और योग्यता है, और इससे अपनी रुचि वाले विषय में वह विशेषज्ञता अर्जित करता चला जाता है और अंततः अपनी उपादेयता सिद्ध करता है। आज की दुनिया में हर क्षेत्र में थोड़े दक्ष और कुशल लोगों की नहीं, अपितु किसी एक क्षेत्र में निपुण लोगों की आवश्यकता है। और बच्चों को सिर्फ अंकों से नहीं तौलना चाहिए, शिक्षा का मतलब उनमें समझ और संवेदना जगाना भी है। बच्चों की आपस में तुलना नहीं, बल्कि उन्हें बेहतर करने की प्रेरणा दे दी जानी चाहिए, उन्हें दिशा देने का प्रयास करना चाहिए, नंबरों का नहीं, मुस्कान का मूल्य समझना चाहिए। बच्चे हमारे भविष्य हैं और हमेशा याद रहे कि हमें मशीनें नहीं, संवेदनशील और समझदार इंसान चाहिए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग जरूर बताया करिएगा। इस सुख दुख के समानांतर तो आम बातचीत में एक अदना वाक्य पता नहीं कब से सूक्त वाक्यों की सूची में शीर्ष स्थान पर आसीन हो गया, पैसे से सुख नहीं खरीदा जा सकता है। इस वाक्य की सर्वव्यापकता इतनी प्रबल है कि गांव की गलियों से लेकर शहर के सभागारों तक हर कोने में इसकी गूंज सुनाई देती है। अगर इसे सहज जीवन दर्शन मानकर अनदेखा कर दिया जाए तो वह यथार्थ अनछुआ
छूट जाता है और जो इसे गढ़ने वालों की मनसा में छिपा है। यह वाक्यांश जीवन जीने के सलीके से बढ़कर एक चमचमाता चश्मा है जिससे सदियों से वंचित वर्ग की आंखों पर चढ़ाया जाता रहा है। इस चश्मे की ऐसी जादुई खूबी है कि इसे पहने गरीब अभिशाप की जगह उच्चतर जीवन पद्धति दिखा देती है। मगर गौर से देखा जाए तो पैसे और सुख का वाक्यांश दरअसल दर्शन से अधिक एक रणनीति नजर आएगा। संवेदनाओं को स्थगित करने की कूटनीति को जो कहती है कि भौतिक समृद्धि की चाय वास्तव में दुखों का कारण है, ना कि समाधान। एक बात देखिए, मेरा यह मानना यह है कि आप सभी जानते हैं कि हर कुछ नहीं खरीदा जा सकता है पैसे से, लेकिन आप सभी को मालूम है कि 90 से 95% जो समस्याएं रहती हैं वो पैसे से खत्म हो सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं कहता हूं, देखिए, भगवान के भरोसे मैं ये नहीं कह रहा हूं किसी को लूटने लग जाइए, परेशान होने लग जाइए। हाथ पे हाथ रख के मत बैठिए, आप मेहनत करते रहिए। पैसा आज के समय में बहुत जरूरी है, ये भी आप लोग जानते हैं। और इस विचारधारा का सबसे अधिक प्रचार प्रसार उस वर्ग द्वारा किया गया जो ऐश्वर्य के शिखर पर बैठा है। आज के डिजिटल युग में यह और भी संगठित रूप ले चुका है। सोशल मीडिया पर एक अरबपति पर्यटन ब्लॉग लेखक अमेरिका के एक किसी दूरस्थ गांव में मुस्कुराते बच्चों के साथ तस्वीर साझा करता है और तस्वीर के साथ लिखता है, देखिए, खुशी पैसों की मुमताज नहीं है। उस लेखक के कैमरे की कीमत शायद उस गांव के पूरे साल के बजट से अधिक हो। कोई प्रसिद्ध फोटोग्राफर भारत या फिर बांग्लादेश की गलियों में खेलने वाले नंगे पांव बच्चों की तस्वीर खींचता है और लिखता है, सच्चा सुख सादगी में मिलता है। और पर वह यह नहीं दर्शाता है कि उन बच्चों की मुस्कान के पीछे कितनी भूख, कितनी अधूरी नींद और कितनी बीमारियां हैं छिपी हैं। वे बच्चे इलाज, शिक्षा और सुरक्षा से वंचित हैं। उनकी मुस्कान विकल्पहीनता का प्रतीक है। और आजकल आप देखिए, स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा की बात कर लीजिए, बिना पैसे के कुछ हो भी नहीं रहा है, इतनी महंगी हो गई है। आप सरकारी हॉस्पिटलों के चक्कर लगाते रहिए, शिक्षा संस्थानों के चक्कर लगाते रहिए। ऐसे दृश्य उपवास के साथ सूक्ष्म हिंसा भी दर्शाते हैं, जिसके बूते गरीबों को सुंदर शास्त्र में बदल दिया जाता है। जब कोई अमीर व्यक्ति गरीब की मुस्कान को आदर्श बनाकर यह कहता है कि खुशी साधनों में नहीं होती है, तो वह दरअसल अपनी संपन्नता की नैतिक जवाबदेही से बचता है। वह उस असमानता को प्राकृतिक सिद्ध करने की कोशिश करता है जो वास्तव में मानव निर्मित है। और इसी मानसिकता का प्रसार मुख्य धारा की फिल्मों और विज्ञापनों में भी होता है। एक विज्ञापन में दादा अपने पोते के लिए चॉकलेट नहीं खरीद पाता है, उसकी जगह पेड़ से आम तोड़ लाता है। दर्शक भाव विह्वल हो जाते हैं और मानव सादगी और प्रेम ने पूंजी की आवश्यकताओं को पराजित कर दिया। पर आप देखेंगे, पर सच्चाई यह है कि वह आम विकल्प नहीं था, वह अभाव का प्रतीक था। यह दृश्य अनजाने में उस गरीबी को गौरवशाली बना देता है जिससे असंख्य लोग हर दिन जूझते हैं। ऐसे ही आदर्शों की नींव में हम पर हमारी शिक्षा प्रणाली टिकी हुई है। बच्चों को सिखाया जाता है जो अधिक चाहता है वही दुखी रहता है। स्कूल की किताबों में एक भाई ईमानदार गरीब होता है और दूसरा लालची अमीर। गरीब भाई को आके सच्चा सुख मिल जाता है। ऐसे उदाहरणों से यह भाव धीरे धीरे रोप दिया जाता है और गरीबी एक नैतिक शिष्टता है। परिणाम स्वरूप गरीब वर्ग अपनी दयनीय स्थिति को आत्मगौरव में बदलने लगता है, जबकि व्यवस्था अपने पापों को पुण्य में परिवर्तित कर देती है। वास्तविक दुनिया में साधुता का सिद्धांत तब टूटता है जब आंकड़े सामने आते हैं। विश्व बैंक के अनुसार हर साल लाखों लोग केवल इसलिए मरते हैं क्योंकि उन्हें समय पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। देखिए, अगर वर्ल्ड बैंक की बात करें तो विश्व बैंक की बात हो रही है। 1944 में, जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी और वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। और यूनिसेफ की रिपोर्ट बताती है कि जिन बच्चों को शिक्षा नहीं मिलती है वे सामाजिक गतिशीलता के दायरे से बाहर रह जाते हैं। अगर पैसा सुख नहीं देता तो फिर अमीर अपने बच्चों को लाखों रुपए की फीस वाले स्कूलों में क्यों भेजते हैं? अगर धन निरर्थक है तो स्वास्थ्य बीमा और निजी अस्पतालों की दौड़ क्यों? वह व्यक्ति जो रोज 12 घंटे मेहनत करता है और फिर भी अपने बच्चों के लिए दूध नहीं खरीद पाता है, उसके लिए कथन है कि पैसे से सुख नहीं खरीदा जा सकता है, एक ताना लगता है। यह कहावत उस व्यवस्था का हिस्सा बन जाती है जो असमानता को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करती है। अन्याय की सड़ान ढकेलने के लिए बुनी गई कुतर्क की मोटी चटाई एक तरह से। देखिए, यूनिसेफ की बात करें तो 11 दिसंबर 1946 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। मैं बात कर रहा हूँ यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड की। गरीब की चेतना को पूरी शिद्दत से यह घुट्टी पिलाई जाती है कि उनका संघर्ष दरअसल कोई दोष नहीं है, जीवन की सुंदरता है। यही वह बिंदु है जहां दर्शन शोषण में परिवर्तित हो जाता है। हमें यह पहचानना होगा कि सुख की बुनियाद केवल भीतर नहीं होती है, वह बाहर की दुनिया से भी आकार लेती है, रोटी, इलाज और शिक्षा और सम्मान से। बिना इन आधारों के सुख का कोई भी दावा केवल एक भ्रम है।
जिसे बार बार इसलिए भी दोहराया जाता है ताकि व्यवस्था बदलने का कोई स्वप्न जन्म ही ना ले। पैसे और सुख के कथन की व्याख्या इस तरह होनी चाहिए कि अत्यधिक धन का अंधाधुंध संचय एक सीमा के बाद हमारे सुख में कोई विशेष वृद्धि नहीं करता है, कभी कभी मानसिक शांति को भी छीन करता है। इसका यह आशय कतई नहीं है कि गरीब लोगों को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं या फिर आर्थिक सुरक्षा के अभाव में भी संतोष करना चाहिए। मसला यह नहीं कि पैसा सब कुछ है या नहीं, यह है कि क्या किसी इंसान को सम्मानपूर्वक जीने के लिए जरूरी साधनों से वंचित रखना नैतिक है। सुख का अधिकार हर व्यक्ति को है और उसके लिए न्यूनतम आर्थिक स्थिरता एक अनिवार्य शर्त है। आप लोग बताइए, ये सब आप देखते हैं कि वो लोग ज्ञान देते बटोरते रहते हैं जो जिनके पास सब कुछ है, फिर भी आप देख उसका उपयोग भी कर रहे हैं, वो फिर भी बड़ी बड़ी बातें करते रहेंगे इस तरह की। संघर्ष का सच। पाकिस्तान के साथ हुए सैन्य संघर्ष और पाकिस्तान पर आयोजित आतंकवाद का सच दुनिया के सामने उजागर करने की मकसद से सरकार ने संयुक्त राष्ट्र और प्रमुख देशों की यात्रा पर सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने का फैसला किया है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ये पाकिस्तान है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1947 तक हमारा हिस्सा हुआ करता था। इसके लिए 7 प्रतिनिधि मंडल बनाए गए जिनमें सभी दलों के नेता शामिल हैं। प्रतिनिधि प्रमुख देशों के सामने पाकिस्तान का असली चेहरा दिखाने का प्रयास करेंगे। हालांकि पाकिस्तान की सच्चाई किसी से छिपी नहीं है। दुनिया के ज्यादातर देश उसे आतंकवाद का गढ़ मानते हैं। विश्व आतंकवाद की ताजा सूची में भी उसे शीर्ष पर रखा गया है। फिर भी भारत के साथ हुए सैन्य संघर्ष में कुछ देश उसके साथ खड़े नजर आए, और यह तब है जब भारत ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि उसका सैन्य अभियान आतंकवाद को समाप्त करने के मकसद से चलाया गया। इसके प्रमाण भी दुनिया के सामने पेश कर दिए गए। हवाई हमले में भारत ने न केवल उन 9 ठिकानों को निशाना बनाया जहां आतंकी शिविर चल रहे थे। दुनिया के तमाम देश आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध का समर्थन करते हैं, फिर भी पाकिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ भारत के अभियान पर कुछ देशों ने अपने स्वार्थ ऊपर रखे। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान को पूरी दुनिया से अलग थलग करने का यही कारगर तरीका हो सकता है कि जमीन पर तो उसकी आंतरिक गतिविधियों का मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। सारे विश्व को दिखाया जाए कि वह किस तरह दहशतगर्दों को पालता पोसता रहा है। भारत के पास इसके पुख्ता सबूत हैं। हवाई हमले में मारे गए एक दहशतगर्दी के जनाजे में जब वहां की सेना अधिकारी और राजनेता शरीक हुए तो वे तस्वीरें पूरी सोशल मीडिया पर देखी गई हैं और फिर पूरी दुनिया ने भी देखी। फिर भी ऐसी दस्तावेज जब भारतीय संसद के प्रतिनिधि खुद पेश करेंगे तो उसका असर कई गुना बढ़ जाएगा। सैन्य संघर्ष के दौरान भी भारत के विरोध के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान को कर्ज दिया। IMF की बात हो रही, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी और वॉशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 191 मेंबर हैं इसमें। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन हमेशा अपनी वीटो शक्ति का उपयोग कर पाकिस्तान को बचाता रहता है। अमेरिका भी पाकिस्तान की हकीकत से वाकिफ है। विश्व व्यापार संगठन की इमारत पर हमला, फिर उस हमले की सरगना ओसामा बिन लादेन के पाकिस्तान में छिपे होने का तथ्य उसी का उजागर किया हुआ है। इसके बावजूद अमेरिका का रुख पाकिस्तान की तरफ नरमी का ही देखा जा रहा है। ऐसे में भारतीय सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के जरिए पाकिस्तान के रवैये का सच दुनिया को बताना कारगर साबित हो सकता है। देखिए, UNSC की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र है ना, उसी का एक आप देखते हैं कि ये भाग है और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। न्यूयॉर्क USA में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 15 मेंबर हैं जिनमें 5 स्थायी हैं और 10 स्थायी हैं। 5 स्थायी हैं, 10 अस्थायी हैं। और स्थायी में देखिए चाइना हो गया, फ्रांस हो गया, रसिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट देखने को मिलेगा। और देखिए इनके पास विशेष पावर है। अगर कोई प्रस्ताव पास करवाना है तो इन 5 को होना चाहिए एक साथ। अगर एक भी विरोध में जाता है तो वो प्रस्ताव रिजेक्ट हो जाता है। WTO की बात करें तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। 1 जनवरी 1995 में स्थापना हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इस तरह के संगठनों से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यह भी अच्छी बात है कि इस मौके पर सभी राजनीतिक दलों ने सकारात्मक रुख दिखाया, सहयोग किया। सरकार के इस फैसले पर सभी दलों ने उत्साह दिखाया। हालांकि प्रतिनिधियों के चुनाव को लेकर कुछ राजनीतिक हलचल दिखी, पर अच्छी बात है कि इसे किसी दल ने तोड़ नहीं दिया और सहयोग का ही रुख अपनाया। इससे दुनिया भर में सकारात्मक संदेश जाएगा। सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का विश्व राजनीति में विशेष महत्व होता है। जब ये प्रतिनिधि मंडल निर्धारित देशों में जाएंगे और पाकिस्तान पर आयोजित दहशतगर्दी के तथ्य पेश करेंगे तो उसका दस्तावेजी कूटनीतिक महत्व होगा। निसंदेह इस पर भी पाकिस्तान के बारे में नए ढंग से सोचने का प्रयास कर सकते हैं। इसके बाद जब भी विश्व बिरादरी में पाकिस्तान को लेकर कोई प्रस्ताव पेश होगा तो यह पहल प्रभावकारी साबित होगी। चुनौती का वक्त। दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी 15 पार्षदों का
इस्तीफा और नई पार्टी के गठन की घोषणा के बाद दिल्ली के राजनीतिक समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। फिलहाल दिल्ली के राजनीतिक परिदृश्य में आम आदमी पार्टी बहुस्तरीय मुश्किलों से घिरी दिखती है। इसके कुछ शीर्ष नेताओं पर मुकदमे और विधानसभा चुनाव में पराजय के बाद उसके लिए अपने कई नेताओं को संभालना चुनौती सा बन गया है। ऐसे में 15 पार्षदों का इस्तीफा और नई पार्टी बनाने का असर आपकी राजनीति पर बड़ा तय माना जा रहा है। आपसे इस्तीफा देने वाले पार्षदों ने दिल्ली की जनता के लिए काम करने में बाधा को अपने फैसले का कारण बताया। देश के लोकतांत्रिक ढांचे में किसी पार्टी के भीतर कार्य और नीतियों को लेकर मतभेद पैदा होना और किसी नेता का नया पक्ष चुनना एक सामान्य बात है, लेकिन यह भी सच है कि मुश्किल दौर से गुजर रही आम आदमी पार्टी का दामन छोड़कर सुविधा का ठोर चुनना एक चलन बन गया है। आम आदमी पार्टी का उदय इस दावे के साथ हुआ कि वह देश की राजनीतिक संस्कृति में बदलाव का वाहक बनेगी। शुरुआती कुछ समय तक ऐसा लगा भी, जब दिल्ली के लोगों ने यह महसूस किया कि इस पार्टी की सरकार की कामकाज शैली अलग है, वह अपने वादों को लेकर संजीदा है। मगर कुछ समय बाद ऐसा देखा गया कि पार्टी उन्हीं अंतर्वेदनों से घिर गई जिनके खिलाफ उसने नई राजनीति शुरू करने का भरोसा दिया था। इसी कारण पिछली विधानसभा चुनाव में उसे हार मिली। हालांकि इससे पहले पार्टी ने दिल्ली नगर निगम में अच्छी जीत हासिल की थी, मगर उसके कुछ प्रमुख नेता मुकदमों में फंसे दिख रहे हैं। उसका स्पष्ट असर चुनावी राजनीति में उसकी मौजूदगी पर पड़ा और जाहिर है कि दिल्ली की राजनीति में फिलहाल उसके सितारे गर्दिश में दिखे रहे हैं। ऐसे में अगर अब तक आम आदमी पार्टी की राजनीति में सक्रिय रहे, उसी के जरिए अपना एक कद बनाने वाले लोगों के साथ छोड़ रहे हैं, तो यह निश्चित रूप से पार्टी के लिए एक गंभीर चुनौती का वक्त है। 2012 में स्थापना हुई थी इसकी। और देखिए, दिल्ली की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो, तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।